हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी इंटरव्यू में डैफ से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसकी डिटेल में चर्चा करने वाले, जो आपके आगामी इंटरव्यू होने वाले हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एआरओ, मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन और अन्य पोस्ट के लिए आपके जो इंटरव्यू एमपीपीएससी आयोजित कराता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक बिंदुओं पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार के आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके डैफ से। ये आपका डैफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको आयोग में सबमिट करना होता है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट आपका आवेदन क्रमांक। जनरली इससे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। आपका आवेदन क्रमांक 10 से 15 डिजिट का होता है और इसे याद करना पॉसिबल भी नहीं है। और आप याद भी करते हो तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप इतना प्रेशर रहता है कि भूल जाओ, ये भी पॉसिबल है। तो वे समझते हैं कि आवेदन क्रमांक याद नहीं हो सकता है, बट रोल नंबर छोटा होता है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू आपके एप्लीकेशन नंबर से। तो आई थिंक 6 डिजिट का होता है रोल नंबर। तो वे आपसे आशा करते हैं कि आपको आपका रोल नंबर पता हो। किसी का रोल नंबर सपोज 543801 है, तो इसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि आपके रोल नंबर का सम ऑफ डिजिट कितना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए 21 इसका सम ऑफ डिजिट है। तो आप अपने रोल नंबर का सम ऑफ डिजिट भी करके जाइएगा। पॉसिबिलिटी रहती है कि पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार तिथि। क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? क्या यस, डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैसे? यदि आपका इंटरव्यू किसी विशिष्ट दिवस पर हो रहा है तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी का इंटरव्यू होने वाला है 8 मार्च में, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो वे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज का दिवस विशिष्ट दिवस है, इंटरनेशनली किस रूप में मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं। फिर वे आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बार की वही थीम बताइए और क्यों मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, कब से मनाया जा रहा है, नेशनल वीमेंस डे कब मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल से नेशनल डे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो साक्षात्कार की तिथि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला होता है उससे 10 से 15 दिन के पहले आपकी इंटरव्यू डेट घोषित हो जाती है और आपकी जो इंटरव्यू डेट मेंशन होगी वो कॉल लेटर में मेंशन होगी। तो आप उसे पहले से ही गूगल सर्च करके जाइएगा। यदि उस डेट पर किसी विशिष्ट दिवस को मनाते हैं या किसी इवेंट की 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल या 500 साल कंप्लीट होने वाले होते, तो वो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। या किसी महापुरुष का उसमें जन्म जयंती मनाई जा रही है, इस प्रकार के वहाँ से क्वेश्चन फिर फ्रेम हो गए। सपोज किसी का इंटरव्यू मान लेते हैं 5 जून में, कभी 5 जून में, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून, तो फिर पर्यावरण पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो वे लोग। ठीक है, एक एक बिंदुओं पर हमें प्रिपेयर होकर जाना होता है। नेक्स्ट है आपका विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। जनरली यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। फिर परीक्षा का नाम। जिस भी एग्जाम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो वे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्यों बनना चाहते हो। यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो वे आपसे पूछ सकते हैं कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो या सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पोस्ट से डेफिनेटली फ्रेम हो गए। जो भी आपका परीक्षा का नाम है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एआरओ, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, तो एआरओ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप एआरओ क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, आपके पास वैलिड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आवेदित पद का नाम। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यदि आप सिविल सर्विसेज में वेरियस पोस्ट होती है, जैसे एसडीएम होता है, डीएसपी होता है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए एसडीएम के कार्य क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है। ठीक है, हायरार्की पूछ सकते हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की, जिसमें डीएम सबसे ऊपर होता है, देन एडीएम, फिर एसडीएम आता है, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप एआरओ के लिए दे रहे हो, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम के लिए, तो उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की पूछी जा सकती है, कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना इंटरव्यू देने वाले हो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हो तो यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की पूछी जा सकती है और पूछी जा चुकी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर होता है आपका वाइस चांसलर, वाइस चांसलर से ऊपर होते हैं चांसलर। ठीक है, वाइस चांसलर, फिर प्रो वाइस चांसलर। ठीक है, इस प्रकार की जो हायरार्की है। फिर इसके बाद आता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के बाद आता है डीन और डीन के बाद आता है प्रिंसिपल। तो ये है आपके यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की।
फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिर ARO में आपसे पूछ सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर में आपके हायरार्की पूछ सकते हैं पोस्ट की, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। फिर आवेदित पद के नाम से इस प्रकार के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि उनके कार्य क्या है, आप बताइए। तो आपको 4-5 कार्य उनके पता होने चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके लिए। देन है आपका विभाग का नाम। यदि हम मान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है तो विभाग होगा आपका उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा क्या? यस, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रेजेंट में मंत्री कौन है? तो है इंदर सिंह परमार जी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के कार्य बताइए, इनमें हायरार्की बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की किस प्रकार की होती है, सचिव से लेके जो वेरियस पोस्ट होती है वो आपको पता होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा। उच्च शिक्षा विभाग की आप यदि ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो वो वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखिएगा जो भी मिनिस्टर है उनके नाम के आगे श्री लगाना ना भूले, तो श्री इंदर सिंह परमार जी, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है। और कुछ इंडिया में ऐसी पोस्ट है जिनके आगे आप श्री नहीं लगाते हो, महामहिम लगाते हो। महामहिम, महामहिम 3 पोस्ट के आगे लगता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर, ठीक। नेक्स्ट आपका आवेदक का नाम। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। किस प्रकार से? तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, किसी का नाम संजय है तो संजय नाम से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक तो आपके नाम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड, संजय नाम की पर्सनैलिटी यदि हिस्ट्री में फेमस है या कंटेम्प्रेरी टाइम में कोई फेमस है तो वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे महाभारत की बात करें तो धृतराष्ट्र के जो सलाहकार थे उनका नाम था संजय, जिन्होंने महाभारत के युद्ध का वर्णन किया था धृतराष्ट्र को, ठीक है। तो महाभारत की ओर भी आपका वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मतलब उस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जा सकता है। फिर संजय नाम कैसे डिराइव हुआ है? सम प्लस जय से, संधि विच्छेद आपको इसका पता होना चाहिए, व्यंजन संधि, ठीक है। तो नाम से इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मीनिंग आपको डेफिनेटली नाम का पता ही होना चाहिए। ये नहीं ठीक लगेगा वहाँ कि सर मुझे नाम का मीनिंग नहीं पता है, तो वो गलत इंप्रेशन जाता है आपको, आपके नाम का ही मीनिंग नहीं पता हो तो आप उससे प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। फिर सरनेम से भी क्वेश्चन बनते हैं क्या? यस, डेफिनेटली सरनेम से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। यदि किसी का नाम चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन होगा वो वेद की ओर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्वेद, उस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जा सकता है। तो एक आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आपका जो भी सरनेम है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। यदि आप जैन कम्युनिटी से आते हो तो डेफिनेटली फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो फिर जैन कम्युनिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैन दर्शन के बारे में पूछ सकते हैं, जैन फिलोसॉफी पूछ सकते हैं आपसे, और सेंसस के अनुसार डेटा पूछ सकते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेसी है, कितना सेक्स रेशियो है, ठीक है। जो जो समस्या है, कब माइनॉरिटी स्टेटस मिला है, जैन का अर्थ क्या होता है, जैन नाम किससे डिराइव हुआ है, फिर 24 तीर्थंकर के बारे में पूछ सकते हैं। तो वेरियस डिटेल आपके नाम से पूछ सकते हैं, ठीक है। सपोज किसी का सरनेम वाजपेयी है तो आपको पता है फिर किस डायरेक्शन में क्वेश्चन फ्रेम हो गए। फिर वो पूछ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, ठीक है, कौन से क्रम के पीएम थे, क्या क्या योगदान रहा उनका, कब से कब तक पीएम थे, ठीक है। फिर वो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपका सरनेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना बनती है। जैसे सृष्टि देशमुख, इनसे मॉक इंटरव्यू में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था? देशमुख जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे उनके बारे में वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करके उनसे पूछा था, तो वो तो मॉक इंटरव्यू था, बट रियल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नाम और सरनेम दोनों आपको प्रिपेयर करना होगा। देन है आपके फादर का नेम। जैसे आपने अपना नेम प्रिपेयर किया है जिसमें आपका नाम का मतलब, फिर कैसे संधि विच्छेद क्या है उसमें, फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड है तो इस प्रकार से आपको फादर का नेम भी प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट आपका जन्म दिनांक। क्या जन्म दिनांक से भी क्वेश्चन फ्रेम हो गए क्या? यस, डेफिनेटली। मान लेते हैं हम किसी का जन्म दिवस है 10/9/1998, ये बर्थ डेट है किसी की। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। 1998 के इवेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, 1998 की कुछ घटनाएं आप बताइए, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस समय पीएम कौन थे, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, क्या महत्वपूर्ण देश में घटना हुई है, या मध्य प्रदेश का भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम उस समय कौन थे, गवर्नर कौन थे, क्या मेजर इवेंट हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चांसेस कम है बट हो सकते हैं। जनरली एमपीपीएससी इतना डेप्थ में जाता नहीं है, शैलो ही क्वेश्चन रखता है। फिर आपका यदि बर्थ किसी फेमस पर्सनैलिटी के बर्थ से मैच करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर,
1998। तो आप समझ ही गए होंगे किस डायरेक्शन में आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। 2 अक्टूबर आया तो पहले ही दिमाग में आता है महात्मा गांधी जी, फिर वो गांधी जी की फिलोसॉफी पूछ सकते हैं, ठीक है, ट्रस्टीशिप का मॉडल पूछ सकते हैं, और उनका मीन्स वर्सेस एंड का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, सत्याग्रह पूछ सकते हैं, साउथ अफ्रीका में उनका योगदान, और वेरियस जो फिर इवेंट है आपको चेंज मतलब क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपके जन्म दिनांक से किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपने ये जाना। और कोई, हाँ, जैसे किसी का मंथ है सितंबर, तो वे इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि सितंबर में और किन किन पर्सनैलिटीज़ का, फेमस पर्सनैलिटीज़ का बर्थ डेट होता है। तो आपको पता है मोदी जी का बर्थडे आता है सितंबर में, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आई थिंक सितंबर ही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उनको आप इंटरनेट के माध्यम से देख लीजिएगा। आप यदि इंटरनेट पे खोजते हो कि सितंबर माह में किन किन का जन्मदिवस मनाया जाता है तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जनरली आप देख लीजिए, इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट हम प्रिपेयर करके जाते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, यदि पूछ ले तो फिर हमें एडवांटेज मिलेगा। फिर आपका दिनांक 1/1/2025, या हम 2025 के लिए ले लेते हैं को आयु। तो यहाँ पे आपकी जो भी आयु रही 1/1/2025, सपोज किसी ने 29 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, 29 वर्ष 1 माह और 25 दिन, तो वे फिर आपसे पूछ सकते कि भाई आपका ग्रेजुएशन तो 2015 में कंप्लीट हो गया था या 2012 में कंप्लीट हो गया था, अभी तक आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए। फिर आप बताओगे कि मैं टीचिंग कार्य कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ या प्राइवेट जॉब में हूँ, जो भी आप कार्य कर रहे हो, पर्सनल बिजनेस कर रहे हो कोई, तो स्टार्टअप कर रहा हो, तो वहाँ से फिर क्वेश्चन उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और यदि आपकी उम्र कम है और जस्ट आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 24-25 है, तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं प्रिपेयर कर रहा था। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा भी है, एज ज़्यादा भी है, तो आप क्लियरली उनको अपना पक्ष रख सकते हो कि सर मैं प्रिपरेशन से जुड़ा हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि निरंतर मैं अपने प्रयास देते रहा हूँ। ठीक है, कुछ में सफलता मिली है, कुछ में असफलता मिली है, तो आपको अपना आंसर खुद ही फ्रेम करना होगा। ठीक है, और सबसे अच्छा सोर्स क्या है, देखिए आप चैट जीपीटी से अच्छा जेमिनी, आप जेमिनी यूज़ कीजिए, उसे अपना डेफ के जो क्वेश्चन है उसे दीजिए आप, या फिर आप टॉपिक डाल दीजिए कि इससे प्रोबेबल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो आपको बताते चलेगा। तो ये चैट जीपीटी एआई टूल्स जो है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक हो गया आपका, और डीपसीक हो गया, तो आप इसमें से कोई भी चैटबॉट यूज़ कर सकते हो। मुझे जेमिनी ठीक लगता है तो मैं जेमिनी का यूज़ काफ़ी करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य का नाम। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो गए। इसे हम पूरा एक क्लब करके टॉपिक में कवर करने वाले हैं। देखिए, जो आपका शहर है, डिस्ट्रिक्ट है और विलेज है, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो गए, उसकी चर्चा में इसी वीडियो में करने वाला हूँ। एक साथ हम क्लब कर लेंगे उससे। ठीक है, इससे मैं अभी इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे एड्रेस वाला आएगा, इसमें भी मुझे वही सब चीज़ें बतानी होगी, तो मैं क्लब करके चर्चा आगे करूँगा। नेक्स्ट है, यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आप मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यदि आप किसी अदर स्टेट से तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, या आपको येस और नो करना होगा। यदि बाहर के स्टेट वाले तो इसमें नहीं फिल किया होगा उन्होंने, ठीक है, तो फिर उनके स्टेट का वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए। और जन्म से ही आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो मध्य प्रदेश का जीके वगैरह आपने कवर किया होगा, जो भी आप एग्जाम दिए, क्योंकि उसमें पेपर 1 में एमपी जीके पूछते, तो लगभग सभी का तैयार होता है। एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो बेसिक क्वेश्चन यदि पूछ भी लेते हैं एमपी जीके से तो वो आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो अपने वर्ग, अजा, अजजा, अपीवर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अंकित करें तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित पत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो देखिए, क्या इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होगा क्या भाई? यस, डेफिनेटली होगा। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो वे पूछ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? तो आई थिंक 2019 में। फिर वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया इसमें, तो आई थिंक 5 एकड़ से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए, और आपका 8 लाख से अधिक की इनकम नहीं होनी चाहिए, और वेरियस जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिएगा। प्लॉट इतने स्क्वायर यार्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए, या स्क्वायर फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए, जो भी नॉर्म्स है उसके ईडब्ल्यूएस के आपको देखने होंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मध्य प्रदेश में जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस
और जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है उसके नॉर्म्स कुछ डिफरेंट है। आपको एक 5 लाख और 8 लाख ये नॉर्म्स तो सेम है, बट जो आपकी प्लॉट और फ्लैट है उसकी डेफिनेशन में कुछ दोनों में डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना डेप्थ में आई थिंक नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। आपका जो AWS सर्टिफिकेट है उसमें ही सब मेंशन है। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। ओबीसी से हो और क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ लिखा है, मेंशन है, देखिए नॉन क्रीमी लेयर। तो वे आपसे पूछ सकते हैं कि कितने लाख इनकम से ऊपर जो व्यक्ति है उनको क्रीमी लेयर मान सकते हैं, क्रीमी लेयर माना जाता है, और कितने लाख की इनकम से नीचे, मतलब एक इनकम पूछ सकते हैं आपसे कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में मेजर डिफरेंस किस इनकम बेसिस पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे आप SC ST OBC सर्टिफिकेट सबमिट करते हो या AWS सर्टिफिकेट सबमिट करते हो तो उसको बनने का प्रोसेस भी आपसे पूछ लेते हैं। किसी एक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक्चुअली यूट्यूब पे ही अपलोड था, तो उनसे जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, कितने दिन में बनता है, कौन ऑथराइज है उसके लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी उनसे पूछा है। ठीक है, मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च किया है जो, और मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इन बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को हमें कंप्लीट करके जो मतलब प्रिपेयर करके जाना होता है। ये आप प्रिपेयर करोगे इतने डेप्थ में तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वहाँ घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपने आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि भाई हमने तो प्रिपेयर अच्छे से किया था। फिर बाकी जो भी होता है उसके लिए हमें रेडी रहना है, और आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो जो रिजल्ट है आपका पॉजिटिव ही होता है। देखिए, अब जो ये वाला है आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो फिर आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करना होता है। यदि आपका डिफरेंट है तो उसमें उस कंडीशन में आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, मूल निवास स्थान यहाँ पे दिया गया है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आप जहाँ पे वर्तमान आपका निवास स्थान है उस जिले से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। स्थायी पता, जिस जिले में आपका स्थायी पता है वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि है आपका तो जिस भी सिटी से किया है, डिस्ट्रिक्ट से किया है, जिस स्टेट से किया है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो मान के चलते हैं किसी ने अपना किसी का वर्तमान पता और स्थायी पता भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल से किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो गए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसे विजिट कीजिए, वहाँ आपको सभी माइन्यूट डिटेल्स मिलेगी। इवन दो 2011 का सेंसस भी वहाँ अपलोड है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कवर करने के लिए एक बेस्ट सोर्स है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट में किन किन पॉइंटों को कवर करना है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस, जो भी आपका जन्म स्थान, पीछे हमने देखा था यहाँ जन्म स्थान आपको फिल करना था, शहर तहसील जिला, इसे किस प्रकार से आपको कवर करना है आइए एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। हम इससे प्लेस ले लेते हैं, एक्चुअली भोपाल की जगह प्लेस, जैसे भोपाल में आपका स्थायी पता है या फिर आपका वर्तमान पता है या आपका ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, एजुकेशन हुआ है, जो भी आपका रहा है इसमें इस मतलब भोपाल को रेफरेंस लेके हम कवर करते हैं। तो देखिए, पहले आपको इसमें हिस्ट्री कवर करनी होगी, भोपाल के संस्थापक, नाम कैसे डिराइव हुआ है, भोपाल किसके नाम पर पड़ा है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, 2011 का आपको सेंसस इसमें कवर करना होगा। ठीक है, आप नोट करते चलिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का ये मतलब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कवर करना रहेगा। फिर 2000 सेंसस में 2011 के सेंसस में आपको क्या क्या कवर करना रहेगा। लिंगानुपात, लिटरेसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन नंबर, डेंसिटी, डेमोग्राफी, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, ये सभी आपको सेंसस में कवर करने रहेंगे। 2011 का सेंसस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर ज्योग्राफी में आपको क्या क्या कवर करना रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट का। तो नदी, कोई रिवर फ्लो हो रही है तो, फिर पर्वत श्रृंखला, फिर आपको तालाब, वेटलैंड कोई है तो, फिर एग्रीकल्चर, वन, और आपके डिस्ट्रिक्ट की जलवायु, एनुअल टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ये जनरली आप प्रिपेयर कीजिए। फिर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर इसमें भी आ जाएगा आपका, क्या प्रोड्यूस होता है मेनली। जैसे हम बात कर ले रहे, सपोज जो आपका बुरहानपुर रीजन है, बुरहानपुर रीजन में मेनली केले का कल्टिवेशन होता है। खरगोन रीजन है तो वहाँ पे आपके कपास देखने मिलेगा और मिर्ची का उत्पादन देखने मिलेगा। ठीक है, भोपाल वाला रीजन है तो यहाँ गेहूँ मेनली होता है भोपाल वाले रीजन में। सरसों की बात करें तो सरसों आपका ग्रो होता है जो चंबल वाला रीजन है वहाँ पे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जा सकते हैं।
इकोनॉमिक की हम बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर कवर करना है। ओडीओपी, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी ओडीओपी प्रोडक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो वो कवर करना है। हैंडलूम्स, मैन्युफैक्चरिंग, फिर कोई इंडस्ट्रीज स्थापित है तो वो आपको कवर करनी होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट पे आपको ये पॉइंट्स पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कवर करना होगा। इंडस्ट्री के बाद कोई खनिज है तो वो खनिज भी आप कवर कर सकते हो। शिल्पकला, ये सभी डायमेंशन आपको इकोनॉमी में कवर करने रहेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल सीनरी है उसे किस प्रकार से कवर करना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका, सपोज हम ये रेफरेंस ले रहे थे भोपाल का, तो भोपाल में प्रेजेंट में डीएम कौन है वो पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिर एसपी। ठीक है, भोपाल जो जिला है उसके अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आती है, कितनी जनपद पंचायत आती है, कितनी विधानसभा सीट है, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी अर्बन बॉडीज़ है, नगर पालिका, नगर परिषद। इस प्रकार से आपको इसमें डिटेल में कवर करना रहेगा। और ये आपको सभी डिटेल आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऑफिस जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर। ठीक है, प्रेजेंट में भोपाल से कौन एमएलए है, कौन एमपी है, किस क्षेत्र से, ये आपको कवर करना रहेगा। एक रेफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, भोपाल। फिर भोपाल का फॉरेस्ट, किस प्रकार का फॉरेस्ट है, यदि यहाँ नेशनल पार्क है कोई तो नेशनल पार्क कवर करना है। बायोस्फीयर कवर करना है आपको, बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करनी रहेगी आपको। टूरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में वो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म से। टूरिज्म में वेरियस टाइप होते हैं, रूरल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म होता है, ट्राइबल टूरिज्म होता है, नेचुरल टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म होता है, रिलीजियस साइट्स होती है आपकी, एडवेंचर साइट्स होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है। ठीक है, आर्किटेक्चर होते हैं, म्यूजियम होता है। तो ये सभी आपको कवर करने रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। तो इन शॉर्ट आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, सेंसस 2011, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चरल इंपॉर्टेंस, और जो भी डायमेंशन हो बन सकते वो सभी आपको कवर करने रहेंगे अपने जिले के। ठीक है, और इस प्रकार से आपको अपने जो ग्रामीण, या एक ग्रामीण ऑप्शन दिया है, ग्राम या शहर, जो भी आपका गांव है, गांव के बारे में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसी प्रकार से आपको सभी प्लेसेस के बारे में कवर करना रहेगा। यहाँ हमने ऊपर देखा था जन्म स्थान, शहर, तहसील और जिला। जो प्लेस है मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया किन किन डायमेंशन को आपको कवर करना चाहिए। फिर स्टेट है तो एमपी के लिए कवर करना रहेगा। रिवाइज करके जाइएगा आप एमपी जीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो गए। देखिए यहाँ एक पिन कोड है, पिन कोड से जनरली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है एमपीपीएससी में, बट हमें प्रिपेयर करके जाना होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए किसी का पिन कोड है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ, 461420। सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड इस प्रकार से है, तो जो फर्स्ट आपका नंबर है वो बताता है आपका जोन, किस जोन में, थर्ड जोन, आई थिंक थर्ड या फोर्थ जोन में एमपी आता है, सॉरी किस जोन में, वेस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में, हाँ जोन वाइज कैटेगराइज किया गया है, थर्ड या फोर्थ जोन आप देख लीजिए एक बार। फिर जो सेकंड नंबर है वो आपका सब जोन बताता है। ठीक है, फर्स्ट बता रहा है आपका जोन वेस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में, सेकंड बता रहा है आपका सब जोन, थर्ड जो है वो बताता है आपका डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में ये पिन कोड लोकेटेड है, और आपकी जो लास्ट 3 डिजिट है वो बताता है आपका पोस्टल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस का लोकेशन। ठीक है, ये होता है पिन कोड का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। फिर से बता देता हूँ, सपोज कोई 6 डिजिट पिन कोड है, यही हम ले लेते फिर से, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट नंबर बताएगा आपका किस जोन में है, सेकंड नंबर बताएगा किस स्टेट में है, थर्ड लेटर बताएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, और लास्ट के तीन जो लेटर है वो बताएगा पोस्ट ऑफिस का लोकेशन। ये जनरली पिन कोड का इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। ये आपका ऑप्शन दिया ना पिन कोड फिल करने का, उससे क्वेश्चन यदि फ्रेम हो जाता है तो ये आपको बात का ध्यान रखना है। और जनरल इतने डेप्थ में एमपीपीएससी नहीं पूछता है, हमें प्रिपेयर बट करके जाना रहता है कि पॉसिबिलिटी यदि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर आधार नंबर तो आपको याद ही होगा, आधार नंबर वो ओरली पूछ सकते हैं, आपका आधार नंबर बताइए, तो 12 डिजिट आधार नंबर होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ईमेल आईडी से कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, कैसे, ईमेल आईडी से किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। किसी ने डाला है अपनी ईमेल आईडी शुभम कुमार SDM
96@gmail.com। तो उनका यदि माफ़ कीजिए, या शुभम कुमार है, ठीक है, शुभम कुमार SDM96@gmail.com, इस प्रकार से किसने ईमेल डाला है, यदि उनकी नज़र चली आती है SDM पे, तो फिर वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं इस एस्पेक्ट से क्वेश्चन कि आप SDM क्यों बनना चाहते हो, जो हमने चर्चा की थी ऊपर पहले, वो सभी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिक सी आपने अपनी ईमेल आईडी डाली है तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जनरली MPPSC इतना डिटेल में नहीं पूछता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, MPPSC इतना डिटेल में वहाँ पे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, बट आपने यूनिक सी ईमेल आईडी डाली है तो आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका इस पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हो गए। किन किन डायमेंशन में क्वेश्चन फ्रेम हो गए, आइए चर्चा करते हैं। यह है आपके बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके जो भी विश्वविद्यालय का नाम है या बोर्ड का नाम है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो गए। विश्वविद्यालय के नाम जैसे मध्य प्रदेश में बात करें तो हरि सिंह गौर है, बरकतुल्ला है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, DAVV। तो इन फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर डेफिनेटली डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई आपसे, आप इसे प्रिपेयर अच्छे से करके जाइएगा। जैसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में लोकेटेड है, तो यहाँ से किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए बरकतुल्ला कौन थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने, जापान में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो इतने डिटेल में जाके आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, हरि सिंह गौर, इनका योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने किस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, कब पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, जनरली आप देखते जाइएगा जो भी आपके यूनिवर्सिटी के फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में। और DAVV वाले, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इनकी तो 300वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है अभी, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक हो जाता है। तो विश्वविद्यालय के जो फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर यदि विश्वविद्यालय है आपका तो वो डिटेल में आपको कवर करना रहेगा। फिर आपका यहाँ है अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का दिनांक और श्रेणी तथा प्राप्त प्रतिशत या ग्रेड। यहाँ से जनरली ये ट्रेंड नोटिस किया जाता है कि किसी के इनिशियली परसेंटेज थे 92 10th में, फिर 12th में देखते हैं हम तो उसके हो जाते हैं 80, फिर स्नातक में देखते हैं तो 75, और स्नातकोत्तर में ट्रेंड देखने मिलता है 66। तो वे पूछ सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो एक डिक्लाइन फेज में क्यों दिख रहे हैं। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट वही है फिर से कि MPPSC इतने डिटेल में नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको जेन्युइन आंसर देना है, बनावटी आंसर नहीं देना है। वे इतने सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, वे भाप जाएगी कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको इंटीग्रिटी रखनी है अपने आंसर में। ऑनेस्टी से ऊपर इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रिटी आपके आंसर में झलकनी चाहिए। जो आपका जेन्युइन आंसर है वो आपको बोलना होगा कि आपके परसेंटेज क्यों गिर रहे, तो आप जो भी आपका आंसर है फ्रेम करके जाइएगा, जो भी आपका रीज़न रहा है एक्चुअल में वो आप बता सकते हो। और यदि किसी क्वेश्चन में, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन में यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसमें सॉरी कह सकते हो। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, उसके भी वेरियस स्टाइल्स होते हैं, किस वे में हमें बताना है, तो उसकी भी हम एक यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि इस पर भी आपको एक वीडियो चाहिए, ड्रेसिंग सेंस और वेरियस जो अदर डैफ के अलावा भी जो चीज़ें उसकी हम चर्चा कर लेंगे इसमें। फिर यहाँ पे आपका परीक्षा के विषय जो भी सब्जेक्ट रहे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में PG में, तो वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो गई। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना रहेगा क्योंकि इसमें यदि हम चर्चा करेंगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी हो जाएगा। जनरली साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह जनरली नॉर्मल सी इक्वेशन देते हैं उससे सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए। शैक्षणिक संस्था का नाम, जैसा कि हमने यहाँ चर्चा की थी बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, तो उस प्रकार से आपके शैक्षणिक संस्था के नाम भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में आपके जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय नेहरू जी के नाम पर रखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के योगदान के बारे में वे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका क्या क्या योगदान रहा है, तो उस डायरेक्शन में आपके क्वेश्चन फ्रेम हो गए शैक्षणिक संस्था के नाम से। किसी के स्कूल का नाम दयानंद सरस्वती जी के नाम पर है, तो उस डायरेक्शन में फिर आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती जी का योगदान क्या है, कौन सी उन्होंने सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, फिर वो उस डायरेक्शन में फेमस पर्सनैलिटी के डायरेक्शन में आपसे जाकर क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यदि आपके कॉलेजेस और विश्वविद्यालय का नाम जैसे इग्नू होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, यदि किसी ने इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर वो आपके क्वेश्चन इंदिरा गांधी से भी पूछ सकते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी,
और उनका योगदान क्या क्या रहा है, कंट्रोवर्सी भी उनकी कुछ रही है जो आपातकाल लगा दिया था, तो उस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जनरली जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल्स होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, वो किसी न किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से तो कोई क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना नहीं रहती है। अन्य वांछित अर्हताएं, तो इसमें यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हो तो यहाँ पे आपका यूजीसी, नेट, सेट, जेआरएफ इस प्रकार की आपने डिटेल फिल की होगी अन्य वांछित अर्हताओं में। तो फिर आपसे यूजीसी, नेट, सेट और जेआरएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है जेआरएफ में, ठीक है, कितने साल के लिए मिलती है, जो बेसिक डिटेल है वो पूछ सकते हैं आपसे इन जो आप यहाँ डिटेल फिल करोगे उससे। फिर यूजीसी के चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में, वो भी कवर करके जाइएगा। यूजीसी कब फॉर्म हुआ था, आई थिंक 1953 है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आई थिंक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो आप पूरी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यूजीसी के बारे में पूछ सकते हो, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूजीसी का कार्य क्या है। फिर यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, अन्य वांछित अर्हता में यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपने किसी में सर्टिफिकेट किया हो, कोर्स वर्क किया हो, कुछ डिप्लोमा किया हो, तो यहाँ आप फिल कर सकते हो। जो भी आप फिल कर रहे हो वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर यहाँ पे आपकी अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हता है, यदि आप पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो जो भी आप यहाँ डिटेल फिल करोगे, या आपकी पीएचडी हो चुकी है, कंप्लीट है आपकी पीएचडी, तो फिर उस डायरेक्शन में क्वेश्चन फ्रेम होंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता रहा हूँ, तो पीएचडी में फिर वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च क्यों कर रहे हो, किस विषय में किया आपने, या कंप्लीट हो गई तो आपके टॉपिक क्या था, फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, पीएचडी के जो पीएचडी रिसर्च है उसकी स्टेप्स बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर उस डायरेक्शन में क्वेश्चन फ्रेम हो गए। जो भी आप माइन्यूट डिटेल फिल करने वाले हो उसका आपको प्रिपेयर करके जाना रहेगा। फिर यहाँ पे आपका विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो एक्सपीरियंस यदि किसी सब्जेक्ट में मांगा गया हो तो वो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस वगैरह लगता है तो यहाँ से आप जनरली जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीएससी के एग्ज़ाम है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो उन सभी के लिए यहाँ पे फिल करना रहता है, लागू नहीं है। और यदि आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो उसमें एक्सपीरियंस वगैरह है तो फिर आपका जिस भी वर्क से आप जुड़े हुए हो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होगा। यह आपका बॉक्स यदि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय और अर्धशासकीय अशासकीय पद पर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ आपको फिल करना रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो यहाँ से आपकी डिटेल उन्हें पता चल जाएगी और फिर उस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जिस भी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट में हो, यदि आप गवर्नमेंट पोस्ट पे हो पहले से और फिर से आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एमपीपीएससी में, ठीक है, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन जिस जॉब में हो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए, उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी विभाग में जुड़े हुए हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा। यह गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए उन्हें अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में जो कार्य है उनका और हायरार्की वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे तो, और जो भी डिटेल है माइन्यूट डिटेल उन्हें अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से तो जनरली कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, यदि किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने अपने राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए हो विश्वविद्यालय लेवल पर, महाविद्यालय लेवल पे या राज्य लेवल पे, तो ये आप फिल करोगे तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा हॉबी के रूप में। एक हम स्पोर्ट के माध्यम से हॉबी किस प्रकार से आपको कवर करनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। तो यदि आप किसी स्पोर्ट यहाँ फिल कर देते हो तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हॉबी वाले पार्ट में। यदि आपने एनसीसी किया हो तो फिर वो एनसीसी से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्या कार्य है, कब फॉर्म हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है, क्या सीखने मिला आपको एनसीसी से, जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आप इसे प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हॉबी वाला पार्ट, पॉइंट नंबर 33, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक है जैसे अभिरुचि या प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहते हैं तो संक्षिप्त में अंकित करें। यह प्रकाशन
उनके लिए उपयोगी है जिन्होंने अपना पीएचडी कर लिए या किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर में मतलब जॉब करा है असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए प्राइवेट, या उनका कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, तो वे अपना यहाँ जो प्रकाशन है वो मेंशन कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में यदि आप मेंशन करते हो तो एक आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाता है। अब जो फाइनली है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गई आपके अभिरुचियाँ, ठीक है। ये प्रकाशन वगैरह वाला जो पोर्शन है वो, यदि आपका कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश हुआ हो, कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई हो, जो भी आपने थीसिस वगैरह किया हो, पीएचडी वगैरह आपकी कंप्लीट हो, वो प्रकाशित हुई हो, ठीक है। तो ये सभी आप डिटेल्स में फिल कीजिएगा। अब फाइनली हम चर्चा कर लेते हैं हॉबीज़ की। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान रख लीजिए, इतना सारा आप कवर डिटेल में पढ़ के जाओगे, कवर करके जाओगे, एक एक माइन्यूट डिटेल आप कवर करने वाले हो फॉर इंटरव्यू। और यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो पोलाइटली आपको सॉरी बोल सकते हो आप, ठीक है। आपके व्यक्तित्व में इस प्रकार से वो नहीं होना चाहिए कि उन्हें सामने वाले को बुरा लगे। आप पोलाइटली सॉरी उन्हें बोल सकते हो, सर मुझे याद नहीं आ रहा है या पढ़ा था पर ध्यान में नहीं आपके किसी क्वेश्चन में आंसर, तो पोलाइटली आप उन्हें सॉरी बोल सकते हो। एनालिटिकल क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोला जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन में मेनली सॉरी आप बोल सकते हो। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका क्या व्यू है इस पे, कोई टॉपिक पे, तो उसमें आपको व्यूज़ बताने होते हैं, उसमें आप यदि सॉरी बोलते हो तो निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फॉर एग्जांपल यदि पूछ लेते कि मध्य प्रदेश में गरीबी को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, तो आपको उसमें सॉरी नहीं बोलना है। आपको जो भी पॉइंट्स आते हैं उस समय आपके माइंड में जो भी क्लिक करता है, आपको वहाँ एक्सप्लेन करना है कि इस प्रकार से हम गरीबी को रिड्यूस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, और जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करके, स्किल करके, लोगों को अधिक से अधिक जॉब देके। तो इस प्रकार से जो भी आपका फैक्चुअल नॉलेज है उसे फैक्चुअल नॉलेज प्लस आपका जो एनालिटिकल नॉलेज है उस प्रकार से आपको पेश करना रहेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन पे सॉरी बोल सकते हो, एनालिटिकल क्वेश्चन पे अवॉइड कीजिएगा सॉरी बोलना। अब हम हॉबीज़ के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने दो हॉबीज़ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। यदि आप डालते हो इसमें कोई स्पोर्ट, और एक अदर हॉबी हम देंगे। यदि आप स्पोर्ट में डाल देते हो कि बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन खेलना या क्रिकेट खेलना, जो भी आप हॉबी डालते हो, एक स्पोर्ट हॉबी जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ फिल करते हैं, तो एक हॉबी के माध्यम से हम समझते हैं किन किन डायमेंशन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। या आपने बैडमिंटन डाला है तो पहले आपको बैडमिंटन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, फिर मॉडर्न टाइम में ओरिजिन पूना गेम के नाम से जानते थे, इससे ब्रिटिशर द्वारा खेला जाता था। इस प्रकार की जो भी डिटेल है माइन्यूट आपको पता होनी चाहिए। फिर बैडमिंटन आप खेलते हो तो इसके लाभ क्या है, शारीरिक लाभ क्या है, ये भी क्वेश्चन आप वे पूछ सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी के बारे में पता होना चाहिए, बैडमिंटन एसोसिएशन के बारे में, यही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आपको प्लेयर्स पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के कौन कौन प्लेयर है, फीमेल प्लेयर, मेल प्लेयर, इंडिया के कौन फेमस पर्सनैलिटी फेमस प्लेयर है बैडमिंटन से जुड़े हुए, और इंटरनेशनली कौन से रिकॉग्नाइज प्लेयर है। तो ये आपको बैडमिंटन के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, ये सभी कवर करना रहेगा। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के समीर वर्मा है, सौरभ वर्मा है, प्रियांशु राजावत है, तो ये सभी बैडमिंटन के काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ है। और इंडिया लेवल पे तो आपको पता ही है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल रही है, श्रीकांत कादम्बी, लक्ष्य सेन है, प्रणय सेन है, और अभी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इनकी जोड़ी काफ़ी फेमस है। तो ये नाम आपको नेशनल लेवल पर भी पता होना चाहिए। और एमपी का इंटरव्यू है तो मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल प्लेयर दो चार नाम आपको उसके भी याद होना चाहिए। फिर ओलंपिक में किसने मेडल लाया है, ओलंपिक से जोड़ के भी देख लीजिएगा थोड़ा। तो पीवी सिंधु ने 2016 का और 2020 के ओलंपिक में मेडल लाया है बैडमिंटन में, और जो भी प्लेयर ने जिन्होंने भी वेरियस स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। फिर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के बारे में पूछ सकते हैं वे आपसे, बैडमिंटन एसोसिएशन के बारे में पूछ सकते हैं, भारत में कौन कौन सी बैडमिंटन की फेमस एकेडमी है, जैसे प्रकाश पादुकोण की बेंगलोर में, पुलेला गोपीचंद की हैदराबाद में, जहाँ से पीवी सिंधु ने ट्रेनिंग ली थी। तो इस प्रकार के यदि रेयर होता है तो इतना डेप्थ में वे नहीं पूछेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक पूछेंगे, बैडमिंटन देखते हो तो प्लेयर के नाम बता दो, क्या लाभ होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। बट आप डेप्थ में यदि कवर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। फिर जो आपका स्पोर्ट है उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे बैडमिंटन की बात करें तो उसमें वेरियस टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। बैकहैंड हो गया, पुश शॉट हो गया, स्मैश हो गया, ऐश हो गया, स्पिन सर्विस हो गया, वुड शॉट हो गया।
तो टर्मिनोलॉजी भी आपको 2-4 पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी तो उनको भी काफ़ी सारी पता रहती है, वे आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। फिर इसमें बैडमिंटन में रैकेट का यूज़ होता है और शटलकॉक का। तो रैकेट का स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस मटेरियल से रैकेट बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली वे नहीं पूछेंगे इतने डेप्थ में, पर आप कवर करके जाइए। शटलकॉक से, हाँ, एक फ्रेंड था, उसने बैडमिंटन हॉबी फील की थी, तो उससे पूछ लिया था शटलकॉक, जो आपका शटलकॉक होता है, तो उससे एक वर्ड निकला था शटल डिप्लोमेसी, तो वो शटल डिप्लोमेसी उससे पूछ ली गई थी। ठीक है, यदि आप बता देते हो ऐसे क्वेश्चन तो आपको एक मतलब एज मिल सकता है इसमें, क्योंकि काफ़ी टफ होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। शटल डिप्लोमेसी क्या है, यदि आपने डेप्थ में प्रिपेयर किया होता तो आप जान लेते। शटल कॉक, अब इसका स्टैंडर्ड वेट, मटेरियल, शटल डिप्लोमेसी, इस प्रकार का जो भी है शटल से, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें रूल्स क्या है गेम के, जैसे ऑड इवन का रूल लगता है, कितने पॉइंट का एक मैच होता है, कितने पॉइंट के बाद कोर्ट आपको चेंज करना होता है, माइन्यूट डिटेल आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है, तो कोर्ट की लंबाई, चौड़ाई और मेजरमेंट जनरली थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेट की हाइट कितनी होती है जनरली पूछ लिया जाता है। नेट की हाइट लगभग लगभग आपको पता होना चाहिए कि 1.5 मीटर के समथिंग होती है। एग्जैक्ट मत याद कीजिएगा, 1.5432 मीटर इस प्रकार से नहीं करना है, 1.5 सफिशियंट। फिर किन एंथ्रोपोमेट्री से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बैडमिंटन के प्लेयर के लिए, जो बैडमिंटन स्पोर्ट है उसके लिए किस प्रकार के प्लेयर सबसे अधिक सूटेबल माने जाते हैं, तो मीडियम हाइट और लाइट वेट। ठीक है, तो जनरली मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, इस डायमेंशन में आप प्रिपेयर कीजिएगा। फिर जो चैंपियनशिप वगैरह होती है वहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हो, किन एंथ्रोपोमेट्री से शायद ही हो कि क्वेश्चन पूछे, चैंपियनशिप से क्वेश्चन पूछेंगे कि बैडमिंटन की चैंपियनशिप बताइए भाई आप, कौन कौन सी होती है, कौन सी मेल के लिए होती है, कौन सी फीमेल के लिए होती है। तो आपको जो 2-4 जो नाम है, थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, मलेशियन कप हो गया, एशियन कप हो गया, WBC हो गया, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, ये सभी आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, थॉमस कप आई थिंक मेल के लिए होता है और उबेर कप फीमेल के लिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस डायमेंशन में आपको अपना जो हॉबी है उसे कवर करना रहेगा। फिर सेकंड हॉबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड, यदि आप हॉबी फील करते हो तो उसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, या आप 2 या 3 हॉबी फील कर सकते हो। सेकंड हॉबी हम चर्चा करने वाले सिनेमा की। मूवीज़ देखना पसंद है भाई, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से डाल सकते हो अपने टॉपिक को, सामाजिक विषयों पर मूवी देखना, सोशल इश्यूज़ पे मूवी देखना। तो किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपने यदि यहाँ मूवी फील किया है तो वे मूवीज़ की हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि बताइए पहले इंडियन मूवीज़ कौन सी थी। फिर आप बताओगे कि राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के की। फिर राजा हरिश्चंद्र के बारे में पूछ सकते हो या दादा साहेब फाल्के के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि दादा साहेब फाल्के की अन्य मूवी के नाम बताइए। तो आप 4-5 मूवी आपने, यदि आप गूगल करोगे तो आपको उनकी 4-5 मूवीज़ पता चल जाएगी, जैसे मोहिनी भस्मासुर है, लंका दहन है, कालिया मर्दन है, बर्थ ऑफ श्री कृष्णा है, और गंगा अवतरण उनकी लास्ट मूवी थी। ये मुझे लगभग लगभग पता है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के की जो मूवीज़ वगैरह है वो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली आपने देखा ही होगा, 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है, आई थिंक मोहनलाल को, जो मलयालम एक्टर है उन्हें दिया गया है। तो वे पूछ सकते हैं कि बताइए 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, क्योंकि सिनेमा जगत का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और फिर अवार्ड के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या दिया जाता है, इसमें कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, स्वर्ण कमल दिया जाता है, शॉल दी जाती है। और कौन दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट करता है, तो ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपके नेशनल फिल्म्स अवार्ड होते हैं उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको CBFC पता होना चाहिए, यदि आपने फील किया है कि मूवीज़ देखना, सामाजिक विषयों पर मूवी देखना, सिनेमा देखना, इस प्रकार की कोई हॉबी फील की है, तो इसका रेगुलेशन का कार्य कौन करता है, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। कब स्थापित हुआ था, 1951-52 के समथिंग स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन, यदि आपको पता हो तो ठीक है, प्रसून जोशी आई थिंक चेयरपर्सन है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किस एक्ट के तहत रेगुलेट होता है, तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। इस प्रकार के आपको डिटेल, यदि आप विकिपीडिया में देखते हो तो जानकारी मिल जाएगी। फिर कैटेगराइजेशन पूछ सकते हैं मूवीज़ का, यदि आपने मूवीज़ फिल की है तो 4 प्रकार के इसमें कैटेगराइजेशन होता है, UA देन S। यूनिवर्सल, फिर ए से मतलब होता है एडल्ट के लिए, यूए का अर्थ होता है 12 से कम
उम्र वाले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये मूवी देख सकते हैं। और एस का होता है स्पेशलाइज्ड, डॉक्टर के लिए बनी है, इंजीनियर्स के लिए बनी है, इस प्रकार से एस का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड। तो ये कैटेगराइजेशन जनरली पूछ सकते हैं वे आपसे, यदि आपने फिल किए हॉबी के रूप में सिनेमा। ठीक है, डायमेंशन में आपको बता रहा हूँ, आपकी जो भी हॉबी है आपको इन सभी डायमेंशन में आप सोचिएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था बैडमिंटन खेलना, तो आप यदि बैडमिंटन की जगह दूसरी हॉबी डाल देते हो, साइकिलिंग डाल देते हो, क्रिकेट डाल देते हो, फुटबॉल डाल देते हो, तो इसी डायरेक्शन में आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। फिर इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपने मूवीज़ डाली ही है तो फिर वो डेफिनेटली आपसे आशा करते हैं कि आपको निर्देशक, डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम पता हो। ठीक है, यदि नहीं याद आ रहा है तो आप उनसे सॉरी बोल दीजिएगा। इतना मतलब ये नहीं सोचना है कि हम सॉरी बोलेंगे तो गलत इम्पैक्ट जाएगा। वे भी जानते हैं कि ह्यूमन का लिमिटेशन होता है, सभी फैक्ट उन्हें याद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मूवीज़ की बात कर लेते हैं। तो आपने जो जो मूवीज़ देखी है वे उनसे बता सकते हैं। वे पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी सोशल इश्यूज़ पे मूवी डाली है। यदि आपने हॉबी में डाला है कि सोशल इश्यूज़ पे मूवी देखना, तो वे पूछ सकते हैं आपको। ओल्ड मूवीज़ भी पूछ सकते हैं या जो लेटेस्ट वाली है वो भी। ओल्ड में आपकी काफ़ी सारी मूवीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने हॉबी इस प्रकार की कोई फील की है तो पाथेर पांचाली, 2 बीघा ज़मीन, और आपका अंकुर, निशांत, मंथन, अर्धसत्य हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, पार्टीशन पे थी, मदर इंडिया। ठीक है, और यदि आपको मॉडर्न मतलब जो लेटेस्ट वाली मूवी है, न्यू मूवीज़ है, तो वो सभी जाननी है तो उसमें आपकी उड़ान हो गई, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ये सब सभी सोशल इश्यूज़ पे बनी मूवीज़ है। 15 पार्क एवेन्यू, कश्मीर फाइल लेटेस्ट वाली, जय भीम हो गई, आरक्षण, सलाम बॉम्बे, स्लम डॉग मिलियनेयर है, बधाई दो एलजीबीटीक्यू के राइट्स पर है, क्वीन हो गया, छपाक हो गया, एसिड अटैक। ठीक है, एसिड अटैक पे जो मूवी बनी थी लक्ष्मी अग्रवाल के लाइफ पे, छपाक मूवी। ठीक है, तो कोई कोई तो मतलब इतने डेप्थ में प्रिपेयर करके जाते हैं कि छपाक मूवी वो सोच के जाते हैं कि मुझे 4 मूवी बतानी है, जय भीम, छपाक, तारे ज़मीन पे और बधाई दो। तो उसमें फिर वो डिटेल से कवर करके जाते हैं। जैसे छपाक मूवी है एसिड अटैक पे, तो फिर वो उसका लीगल एस्पेक्ट भी कवर कर लेते हैं कि आईपीसी की धारा भाई 326 ए के तहत ये होता है, इस टाइप से एसिड अटैक कहाँ डिफाइन है, इस प्रकार से। जय भीम बोलते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 पे बेस्ड मूवी है, जिसमें आपका हिबियस कार्पस पर वो मूवी बेस्ड है। तो माइन्यूट डिटेल भी कवर कर लेते हैं। फिर आपको एक्टर का नाम, डायरेक्टर का नाम, ये सभी पता होना चाहिए। जनरली आपको इतना नहीं भी पता है तो आप बेसिक बेसिक कवर कीजिए। जो जो मूवीज़ आपने देखी है सोशल इश्यूज़ पे, तो वो आप उसमें कवर करना है। जैसे तारे ज़मीन पे हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, पिंक हो गया, और असुरन हो गया, मुल्क हो गई, इस प्रकार की जो भी मूवीज़ है, पा हो गई, जो कि सोशल इश्यूज़ पे है, तो आपको डिटेल में कवर करना रहेगा आपका जो हॉबी वाला टॉपिक है वो। फिर जो अवार्ड्स है, हो सकता है पॉसिबल, हाँ इस प्रकार से देखिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हो सकता है कि प्रशासन में इसका महत्व क्या है। आप सिनेमा देखते हो तो उसका प्रशासन में महत्व बताइए भाई। यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप उसमें 3-4 पॉइंट बता सकते हो कि सर इसमें भावनात्मक समझ को मतलब भावनात्मक समझ बढ़ती है हमारी, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलता है, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को अध्यारोपित करने में सक्षम होती है मूवीज़, फिर डिफरेंट कल्चर को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, और एक सोर्स ऑफ नॉलेज तो ही मूवीज़। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर फ्रेम करके जाइएगा। फिर इसे करंट अफेयर्स से जोड़ के वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वे ऑस्कर, जो ऑस्कर अवार्ड्स होते और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते, वहाँ से जोड़ के भी पूछ सकते हैं कि इस बार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म कौन सी है ऑस्कर में, डायरेक्टर कौन है, अभिनेता कौन है, एक्टर कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। इंडिया की जो आधिकारिक प्रविष्टि है 2025 में थी लापता लेडीज, किरण राव की। 2026 में होने वाली है नीरज गेवन की, होम बाउंड। तो डेप्थ में थोड़ा प्रिपेयर आप कर लीजिएगा यदि आपने हॉबी डाली है सिनेमा देखना तो। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसे हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसे लाने का प्रयत्न करूँगा।